नमस्कार किसान भाइयों। कृषि ज्ञान के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले प्रगतिशील डेयरी किसान राम सिंह जी और उनके भाई नरेश सिंह जी जुड़े हैं, जो कि 1987 से सफलतापूर्वक पशुपालन कर रहे हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इनके पास फिलहाल जो है लगभग 500 साहिवाल नस्ल की गायें हैं और हरियाणवी नस्ल के भी लगभग 20 गायें हैं, जिनसे इनको रोजाना लगभग 10 क्विंटल दूध का उत्पादन होता है और जिसका आसपास में ये लोग मार्केटिंग करते हैं और इनका टर्नओवर भी अच्छा है। तो आज की चर्चा में हम राम सिंह जी से नरेश सिंह जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो डेयरी पालन व्यवसाय है, यदि कोई किसान शुरू करना चाहता है तो उसको कैसे शुरू कर सकता है। इन्होंने जब शुरू किया था तो कैसे शुरू किया, इनको शुरुआती दौर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन चुनौतियों का इन्होंने समाधान कैसे निकाला और कम लागत में इससे ज्यादा से ज्यादा कोई किसान चाहे तो कैसे कमा सकता है, पशुओं में कौन कौन से रोग लगने की ज्यादातर संभावना होती है और किसान किन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो जो रोग और समस्याएं जो है वो नहीं होंगी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव में हमारे साथ। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम नरेश कुमार, त्रावड़ी राम सिंह डेयरी फार्म जो हम पिछले 40 सालों से चला रहे हैं, गाय देसी साहिवाल और दूसरी सार पार कर अपनी नस्लों को। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम ज़्यादा दूध के साथ साथ गाय के नस्ल सुधार पे भी हम शुरू दिन से ही NDRA जो हमारा सरकारी संस्थान है उससे अच्छे संडों से हमने नस्ल सुधार पे काम किया है, ताकि जो हमारे देसी गायें जो थी इसके ऊपर 2 लीटर 4 लीटर प्रतिदिन का जो दूध था ये इतनी फायदेमंद नहीं थी, क्योंकि पहले हमारे किसान जो बछड़े नंदी के रूप में बैल बनाते थे, जब से ट्रैक्टर आया उनका उपयोग कम हो गया, बैलों की जरूरत नहीं रही। तो देसी गाय को क्यों रखेगा जब वो 2 लीटर दूध देगी। और भैंसों में किसानों का रुझान इसलिए था क्योंकि भैंस बिना दूध की बिक जाती है, भैंस के कटड़े भी बिक जाते हैं, कोई लोग उनकी मंडियों में बहुत डिमांड रहती थी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो गाय की नस्ल बचाना और गाय को ज़्यादा इसके जब से A2 प्रोटीन पता लगा है लोगों को, इसके अंदर A2 प्रोटीन है, पिछले 10-15 सालों से ही ज़्यादा जागरूकता आई है। और कोरोना के बाद खासकर लोगों को ये हुआ कि हम अब इम्यूनिटी अपनी कैसे बढ़ाएं, अच्छी चीज़ें खाएं। लोग तो देसी गाय का घी बहुत ज़्यादा अच्छे कीमत पे लोग किसानों को इसकी कीमत मिल रही है। तो अब हमारा तो यही काम है कि हम सारा दिन अच्छी गाय का, देसी गाय का घी भी प्रोसेसिंग करके तैयार करते हैं और दूध भी 80 रुपये 70-80 रुपये हमारा रेट इसका अच्छा लगने लग गया है। ठीक, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जब आपने पशुपालन की शुरुआत किया था तो आपने शुरुआती दौर में कितने पशुओं से पशुपालन की शुरुआत किया था, उनमें कौन कौन से पशु थे, मतलब गाय भैंस जो। हमारे पास शुरू से 10 गायें और 10 भैंसों से हमने शुरू किया था। फिर भैंसें तो हमने 10 साल या 8-10 साल के बाद सब हटा दिया, क्योंकि गर्मियों में भैंसों का दूध कम हो जाता है और वो बार बार फिर उनको बेचना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। गाय गर्मियों में भी अच्छा दूध देती है जब दूध की डिमांड अच्छी होती है। तो उसके बाद हमने कुछ दिन क्रॉस ब्रीड भी रखी, HF जर्सी मिक्स, लेकिन उनमें बीमारियां ज़्यादा थी, खर्चा भी ज़्यादा था और वो जल्दी बूढ़ी होके उनकी डिमांड खत्म हो जाती है, कोई खरीदना नहीं चाहता, बोझ बढ़ जाती है किसान पे वो। ये गायें जो है देसी गायें लंबे समय 12 बार बच्चे देती है, तो इसलिए हमने इसको देसी गाय पे अब शुरू काम कर दिया सारा। ठीक, तो जब आपने शुरुआती दौर में पशुपालन की शुरुआत किया था तो उस दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जाहिर सी बात हम कोई भी कार्य जो है शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में जानकारी के अभाव में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? मुख्यतः हमें गाय को चयन करना, जब खरीदना है गाय लेने में समस्या आती थी। और दूसरा गाय की हमारे यहाँ तो खैर सुविधा, हमने NDRA से ट्रेनिंग लिया
3 महीने का, उससे हमें गाय की बीमारियां, वैक्सीनेशन, इसको खिलाई पिलाई का खर्चा कैसे कम किया जा सकता है, कौन से चारे पैदा करें गर्मी में सर्दी में, तो वो सारा कुछ हमने अपने पड़ोस में जो संस्थान था NDRI, उससे अच्छे बीज भी हमें मिलते रहे, अच्छा सांडों का वीर्य सीमन हमें मिला। तो मुख्यतः किसानों को 3-4 चीज़ें, अच्छे सांड का चयन करना, साथ साथ अच्छा चारे के बीज, मौसमी चारे पैदा करें सस्ते, अपने खेत पे जो ज़मीन है उसको कैसे हम गोबर की खाद और कैसे उसका चयन करें कि किस फसल को किस समय लगाया जाए। तो मुख्यतः 3 चुनौतियाँ। और मार्केटिंग, मार्केटिंग भी हमने खुद अपने आप ही अपने लोगों को, किसी को दूध या को बीच में जो बिचौलिया होता है उसको हमने नहीं दिया कभी भी दूध, और खुद ही अपने हाथ से लोगों को, ग्राहकों तक पहुंचे, ताकि हमें अच्छा मूल्य मिल सके और खरीदने वाले को भी अच्छा दूध मिल सके। तो ये 3 मुख्यतः काम हमने इसमें शुरू से किए। जी। जी, पशुपालन में एक जो मुख्य जो मतलब होता है, आवास प्रबंधन भी बहुत मायने रखता है। तो आपने अपने पशुओं के लिए जो आवास की व्यवस्था जो की है वो मतलब किस तरीके का है? किस तरह का शेड बनाया है, या आपने जो, या फिर परंपरागत जो पहले जो हुआ करते थे, जो खरों से खरपतवार से बनाए जाते थे, उस तरीके का है? या और आपने किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा है उनके शेड निर्माण में? मुख्यतः हमने नेचुरल जैसे पेड़ हमने बीच में अपने लगाए और खुला रखना, गायों को रखना शुरू किया। 24 घंटे जो गाय को बांधने के शेड है उसमें गाय को 3 तरह की परेशानी आती है। एक तो गाय का जब गर्भ काल, उसका गर्मी देखनी होती है तो पता नहीं लगता किसान भाइयों को, तो गाय हर साल बच्चा नहीं दे पाती। दूसरा, कोई भी पशु एक अगर खुला रहेगा तो उसका दूध की पैदावार बढ़ती है, पर दिन में धूप में बैठेगा, रात को अलग रहेगा, पानी 24 घंटे पीने को मिलेगा, स्वच्छ पानी पिएगा। तो ये कई कारणों से हमने अपने शेडों में इन चीज़ों का ध्यान रखा है, और ज़्यादा लागत भी ना आए ये भी देखा है कि उसको कम से कम कीमत पर हमने ईंटों के और अपने जो लोहे की चादरों की बजाय सीमेंट की चादरों के भी कुछ शेड बनाए हैं, पेड़ भी रखा बीच में रखे हैं, जिन पेड़ों से छाया मिलती है, और जिन जो हमारे साथ साथ नीचे कच्चा और पक्का ये दोनों रखा है गाय के नीचे, क्योंकि बिल्कुल सारा अगर हम पक्का फर्श या शेड बना दें तो गाय को बैठने में, चलने में परेशानी होती है, गंदगी भी हो जाती है, और साथ में कई बीमारियां जैसे टिक्स है, चिच्चड़ ज्वर है, वो फैल जाते हैं उनके अंदर। अगर कच्चा रहे तो उसमें एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस है वो गाय को कम पड़ेगा। और खुला जो उसका कवर्ड एरिया है उसका भी ध्यान रखें। अभी इतने एक गाय को 100 वर्ग फीट क्षेत्र उसके जरूरी है, उसके लिए गाय को, जो उसमें वो 24 घंटे रहने के लिए, और कुछ इतना ही खुला चाहिए उसके लिए। तो दोनों तरीके से हमने अपने शेडों में ध्यान रखा है। और धूप, तो इसमें सर्दियों में धूप का प्रवेश हो, गर्मी में सीधी लू ना लगे, गर्मी को बचाने के लिए गाय को तो कई तरीके से शेड में ध्यान रखना पड़ता है। पूर्व और पश्चिम का भी ध्यान रखना पड़ता है, अभी सीधी उसमें धूप हवा हवादार शेड हो, क्योंकि ज़्यादा पशु रखने से गोबर पेशाब उसको उठाने में दिक्कत आती है, और उसमें एक अच्छा वातावरण नहीं बन पाता। तो इसलिए हमने शुरू से ही अपने गाय के लिए कोशिश की है। अभी सस्ता भी, और ज़्यादा हम ये कंक्रीट का बना लें तो वो बहुत कॉस्ट पड़ जाती है, तो वो इतना रिटर्न नहीं दे पाते हम इस डेयरी से, क्योंकि इसमें धीरे धीरे आमदनी किसान को मिलेगी। तो धीरे धीरे इसको शेड को भी ऐसे करें कि ताकि उसमें कल को खर्चा ना बढ़ जाए। जी। अच्छा, अब से अगला सवाल ये था कि अब जैसे कि कहते हैं कि पोल्ट्री फार्म जो है आप शुरू थोड़ा शहर से थोड़ा दूर दूर होके करना चाहिए। तो और डेयरी फार्म की बात करें तो डेयरी फार्म जो है उसका निर्माण करवाते समय, जगह का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी आपकी बात आई है, इसमें हमें ये देखना चाहिए अगर शहर के पास डेयरी लगाएं तो नगर पालिकाएं कुछ सीमाएं कर देती है, अभी उसके अंदर आप डेयरी नहीं कर सकते। तो ये भी समस्याएं फिर बाद में आती है किसानों को। अगर वो शहर में अच्छी महंगी ज़मीन भी है वहाँ, और इतना महंगा, गंदगी भी, सीवरेज सिस्टम बंद हो जाते हैं, तो लेकिन दूर भी ना हो के उसको पर डे का दूध का सुबह शाम अगर बेचने के लिए जरूरत पड़े तो शहर के पास ही अगर डेयरी हो तो अच्छा हो। हमारा भी कस्बा है तो, लेकिन नगर पालिका की सीमा से बाहर ही है हमारा, हमने इसके ध्यान रखा है गाय का जो सफाई है वो शहर से दूर ही रखे जाए, क्योंकि गोबर वगैरह डालने में, अगर खेत अपने हों
तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि खाद जो हमारा गोबर की है वो उपयोग उसका सही होता है। जी। अच्छा, अभी पिछले सवाल के जवाब में आपने पूरब पश्चिम का जिक्र किया था स्टेट का निर्माण करते समय ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे स्टेट पूरब पश्चिम से क्या तात्पर्य था? क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं चलती हैं, सर्दियों में ठंड लगती है, उसमें भी गाय की तरफ हमें ध्यान रखना, उधर दीवार बंद करनी पड़ती है। और लू भी पश्चिम हवा से ज़्यादा, पश्चिम गर्मी में भी हवा लू बन जाती है। और पूरब को थोड़ा खुला रखना पड़ता है, क्योंकि पूरब से सुबह सुबह धूप आएगी, गाय की भी मिलेगी, उसका फर्श सूख जाएगा। साथ साथ पश्चिम पूरब जब हवा चलती है तो शेड में सारा जो सूखने में हवा में गाय को आराम मिलता है। अगर हम बंद कर देंगे पूरब भी और दोनों साइड से, तो गर्मी लगेगी और सर्दियों में भी फिर तो धूप नहीं आएगी। तो ऐसे शेड का निर्माण अगर करा जाए तो दक्षिण दिशा से सर्दियों में धूप का प्रवेश होता है, क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा से सूर्य निकलता है और सूर्यास्त भी होता है। तो उसको ध्यान रख के अगर बरामदे या कोई भी शेड निर्माण करें तो धूप का प्रवेश सर्दियों में जरूर आना चाहिए, क्योंकि कई बीमारियों का नाश पशुओं में धूप सूर्य से ही हो जाता है। चिच्चड़ जैसे हो गए, मक्खियां होंगी, तो धूप अगर आएगी तो फर्श सूख जाएगा। नहीं, सारा दिन गिल्ला रहेगा, 24 घंटे, रात को गाय बैठेगी नहीं तो ठंडा भी लगता है। तो ये जरूर चुनाव के समय रखें, गाय को रखें। और पेड़ पेड़ भी इस दिशा में लगाए जाएं कि गर्मियों में ठंडी हवाएं आए, कुछ छायादार पेड़ हों, उनका भी दिशा के हिसाब से अगर हम रोपण करेंगे तो पेड़ों से लकड़ी भी मिलेगी, साथ में छाया भी मिलती है, और एक शेड का काम करते हैं। खासकर देसी गायें, इसको देसी गर्मियों में ज़्यादा शेड की या पंखे की या ज़्यादा ठंडा वातावरण नहीं चाहिए इसको गर्मियों में। गर्मी से इसको कोई परेशानी नहीं है। अगर हम पेड़ अच्छे लगाएं शेड में तो कम सस्ता एक डेयरी का निर्माण हो सकता है, और सर्दी सर्दी के लिए हम ध्यान रखें तो बहुत फायदेमंद है इसमें बचाने के लिए। जी। आपसे अगला सवाल ये है कि जाहिर सी बात है कि डेयरी व्यवसाय को शुरू करना सबके लिए आसान बात नहीं है, क्योंकि पशुओं की कीमत भी काफी ज्यादा होती है, साथ में शेड निर्माण करना, उनके आहार का व्यवस्था करना। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये था कि जब आप 1987 में आप लोग पशुपालन की शुरुआत किए थे, तो क्या उस समय सरकार द्वारा कोई किसी प्रकार की आप लोग को वित्तीय सहायता मिली थी, या फिर आगे चल के किसी प्रकार की वित्तीय सहायता मिली है आप लोगों को किसी भी कार्य के लिए डेयरी से संबंधित? शुरू शुरू में तो कोई खास हमारे यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार की कोई ऐसी मदद नहीं थी। हमने धीरे धीरे छोटे छोटे क्रॉप्स लोन की फसली ऋण जो होते थे उनको ही अडोप्ट किया, और उसी से हमारा ज़्यादा, हमने बजट भी नहीं था हमारे पास ज़्यादा इतना। थोड़े थोड़े हम खुद की बछड़ियाँ तैयार करते रहे, अपनी गायें तैयार होती रही, धीरे धीरे करते रहे। अब तो सरकार इसमें हाईटेक डेयरी के रूप में कई स्टेट गवर्नमेंट भी है, ब्याज रहित इंसेंटिव भी दे रहे हैं। अभी लोन पे कोई ब्याज नहीं लेती हमारा हरियाणा गवर्नमेंट है। 20 डेयरी यूनिट अगर 20 गाय रखे कोई, और केंद्रीय सरकार की भी कई नाबार्ड की स्कीमें हैं। उस समय हमारे जब हमने शुरुआत की तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इंश्योरेंस की हमें जरूर फायदा था। हमारे यहाँ 2% या 50% इंश्योरेंस गाय का स्कीम था, उससे हम अनुदान ले लेते थे। भी अब सब पशुओं का बीमा हो, उससे ये फायदा होता है कि हमें रिस्क कवर हो जाता है। जी। अभी आपके जो फार्म में जो पशु हैं वो औसतन मतलब कितना लीटर दूध देते हैं? और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या मतलब उनकी दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो या फिर बनी रहे, उसके लिए आप किसी प्रकार के विशेष चारा देते हैं, आहार देते हैं, या कोई तकनीक अपनाते हैं? अभी हमारे यहाँ जो एवरेज पशु का ब्यात काल हम लगाते हैं 10 महीने का साहिवाल का। जो अच्छी गाय है वो 4,000 लीटर तक भी 10 महीने में 305 दिन का दूध वो दे रही है। 12 लीटर की एवरेज है उनका। और कुछ गायें जो पहली बार ब्यात जिनका है वो 3,000 लीटर अच्छा दूध माना जाता है। 10 किलो की एवरेज से हमें प्रथम ब्यात में साहिवाल की जो बच्चियाँ 3 साल के वो बच्चा देती है, तो वो उसका अच्छा दूध दे रही हैं। और सर्दी गर्मी इसका दूध कम नहीं होता, गर्मियों में भी हमारा प्रोडक्शन 8 लीटर की एवरेज तो हर एवरेज है, जिसमें बिना दूध वाले भी और दूध वाले पशु हैं मिलाकर। हमारी इसमें 12 महीने ये नहीं है कि गर्मी पड़ेगी तो दूध कम हो जाएगा, बल्कि बढ़ता है हमारा गर्मियों में दूध। अब जनवरी का महीना है, अब भी हमारा जो दूध है वो ठीक है, कि इतना ज़्यादा डाउन नहीं आया ज़्यादा ठंड होने से। तो यही कारण है कि इस गाय को रखने में जो हम ज़्यादा खिलाई पिलाई का भी ये ध्यान रखते हैं कि 12 महीने हरा चारा, और जितना इसको सूखा चारा थोड़ी मात्रा में अच्छी किस्म का देते हैं।
और खासकर जो इसको दलिया की जो चूरी चना जो दालें की चूरी हैं वो मिला के हम एक बैलेंस डाइट तैयार करते हैं, संतुलित आहार जो जिसमें के ज़्यादा महंगे हम कोशिश करते हैं भी खड़ें मौसमी खड़ें जब डालते हैं जो सस्ती होती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं। और मिनरल मिक्सचर खान पान में यही है, इसी से इसका एसएनएफ और फैट जो परसेंटेज है, चाहे पनीर बनाएं चाहे हम दूध का कुछ भी प्रोडक्ट उत्पाद बनाएं, वो बैलेंस डाइट रखेंगे तो उसका उत्पादन भी अच्छा ही मिलता है गाय का। तो अभी आपके जो डेयरी फार्म में लगभग 500 पशु हैं, तो उनमें से कितने ऐसे पशु हैं जो दुधारू पशु हैं? 200 के करीब बड़ी गायें हैं जो दूध में हैं, जो प्रेग्नेंट भी हैं उनमें से। और जो बछड़ियां हैं, 200 के करीब बछड़ियां हैं हमारे पास, 6 महीने से जो दूध पीने वाली है, 6 महीने तक दूध पिलाते हैं। और प्रेग्नेंट भी हैं जो 80 के करीब बछड़ियां। तो कुल मिला के बछड़े भी हैं जो कुछ नंदी बनाने के लिए हम रखते हैं, बुल नंदी भी हैं, सांड भी हैं, कुछ बूढ़ी गायें भी हैं जिनको हम अपने वृद्धावस्था में से उनकी सेवा करने के लिए कोई बछड़ा बछड़ी दे देंगे अच्छे, उनसे ब्रीड के लिए रखी हुई है। तो सभी मिलाकर जो 500 पशु है छोटे बड़े मिलाकर हैं, उनमें से उत्पादन जो दे रही हैं गायें वो अभी गर्मियों में ज़्यादा बच्चा देंगी, सीजन इनका गर्मियों में ज़्यादा आता है। हमारा उम्मीद है कि दूध शायद इस साल 14-15 लीटर 1500 किलो भी हो सकता है, दूध बढ़ेगा तो तभी हम इसको एवरेज निकाल पाएंगे सही। जी। अ, सर, एक सवाल ये था कि जैसे चर्चा की शुरुआत में आपने कहा था कि आप लोग जो है नस्ल सुधार पे भी काम करते हैं। तो आप देखेंगे तो कई सरकारें ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, भारत सरकार भी है, जो नस्ल सुधार करने वाले जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित भी करती है और इसमें खुद स्वयं भी काम कर रही है। जैसे आपने एनडीआरआई का नाम लिया, आपने जिक्र किया। तो आप जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो क्या आप आपको इस दिशा में और प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की मतलब आर्थिक कोई सहायता मिली है? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो हर साल पशु प्रदर्शनी आयोजित करती है जिसमें अच्छे पशुओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको इनाम भी देते हैं और सर्टिफिकेट देकर किसानों को 3 दिन का वो एक आयोजन होता है, उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। साथ साथ जो इतने भी हमारे एनडीडीबी है वो भी हमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत काफ़ी उनका अच्छा वो प्रसार है। साथ साथ एनडीआरआई जो है उस सेक्स सीमन पे भी अब काम कर रहे हैं। कुछ एबीएस कंपनी से हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्स सीमन जिससे बछड़ियाँ ही पैदा हो वो भी किसानों को भी दिया है, हमें भी प्राप्त हुआ है। और उससे बछड़े ना हो, क्योंकि ज़्यादा बछड़े होना अब डेयरी व्यवसाय में एक बोझ बन जाता है कि इनको क्या करें, फिर नंदी तो सब नहीं पाल सकते धीरे जो बड़े फार्मों पर। तो वो भी हम अब समस्या से बचने के लिए बछड़ियाँ ही ज़्यादा वो सीमन सरकार में और सस्ती दरों पे देने की अब अगले महीने शायद शुरू हो जाएगा, जिससे सब यूपी में कई स्टेट गवर्नमेंट तो दे भी रही है अनुदान 50% का। तो किसान महंगा होने की वजह से नहीं लगा पा रहे थे, तो उस अगर उस वीर्य से हम अच्छे संतति पैदा करेंगे और बछड़ों से कम बछड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो ये साहिवाल नस्ल इसकी कमी भी है, लोगों को मिल नहीं रही अच्छी गायें, तो ज़्यादा गायें पैदा होंगी, हम भी ज़्यादा बछड़ियाँ पैदा करेंगे। जी। चूंकि आप इतने सालों से पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, डेयरी फार्म से, तो ये जो सेक्स सीमन जो अभी मतलब जो पशु दिया जा रहा है, जैसे कि सिर्फ कटिया ही पैदा हो, तो अ, इसमें क्या कोई मतलब जेनेटिक कोई अंतर आता है, या फिर जैसे पहले मतलब ये नस्ल थी वैसे ही आज भी मतलब वो आगे भी ऐसी ही है, दूध में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं नहीं, इससे तो बल्कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि जिस जो अच्छे बुल हैं उनसे ही सेक्स सीमन तैयार कर रही हैं बड़ी कंपनियां हैं। सर एसएजी है हमारा साबरमती आश्रम गौशाला एनडीडीबी की यूनिट है, तो उन्होंने जो प्रूवन बुल हैं जिनकी बछड़ियां ऑलरेडी पास हो चुकी हैं 3 साल से, वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, उन्हीं सालों से बछड़ियों वाला सीमन तैयार किया गया है और वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है। उसमें कोई जेनोमिक या जेनेटिक्स रूप से हम ये नहीं कह सकते कि वो नेचर से ज़्यादा बदलाव किया है, उसमें कुछ सिर्फ एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो ही डिवाइड उसमें कम किया कर दिए ताकि बछड़े ना हो। उसमें 95% बछड़ियां होती हैं और रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं, वो दूध में भी आ चुकी हैं हमारे पास बछड़ियां। जी।
जैसे कि रमेश सिंह ने पहले ही बताया था हमें कि जो दूध है, घी है, उसको मार्केटिंग में कोई समस्या आपको नहीं करनी पड़ती है। तो उससे हटके एक अगला सवाल मेरा ये है कि मतलब आपकी दृष्टिकोण से इस जुड़ा हुआ सवाल है कि अभी आपकी जो फार्म की लागत संरचना क्या है? जैसे कि चारा, वैक्सीनेशन, लेबर कॉस्ट, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी मतलब कितना मतलब एनुअल आपका लागत आ जाता है? इसमें एक गाय का जितना भी हम 4,000 लीटर मान के दूध साल में अगर वो देती है, तो उसका 50% हम कॉस्ट उसका चारा लेबर सब में लगाते हैं। हमें एक 1 लाख रुपए का दूध एक गाय का खर्चा निकाल के बच जाता है उसका सारा दूध बेचने के बाद। तो हम सोचते हैं अभी इस देसी गाय जो साहिवाल है, वैक्सीनेशन का इसमें ज़्यादा बजट नहीं हमें साल में करना पड़ता है। एक बीमारी है एफएमडी का, वो भी फ्री है, सरकार स्टेट गवर्नमेंट करती है। एक ब्रुसलोसिस बीमारी है, वो बछड़ियों में एक बार वैक्सीनेशन होता है बस उसका। ज़्यादा वैक्सीनेशन सारा साल की जरूरत नहीं है इसमें। कोई बीमारियां ऐसी बीमारी है ही नहीं जिसमें इसमें मृत्यु दर संभव हो। भैंसों में गलघोटू होता है कि वो ज़्यादा डर लगता है भैंसों में, ईफर में। लेकिन इसमें एक बच्चों में डायरिया थोड़ा सा कवर कर लें 2-3 महीने तक। और ज़्यादा पेट में कीड़े की एक एक ही बार देनी पड़ती है इसमें ज़्यादा छोटे बच्चों को। और दवाइयों का खर्चा ना के बराबर है। दूसरी नस्लों की बजाय दूसरी गाय जो है उस 24 घंटे मिनरल मिक्सचर, विटामिन, कैल्शियम डेफिशिएंसी कुछ ना कुछ उसको चलता ही रहता है डॉक्टर के साथ। अगर हम इसमें अजवाइन, मेथी, हल्दी, तारा मीरा, ये देसी चीज़ें अपने जो जड़ी बूटियां हैं वो किसान भाई खुद अपना तैयार कर लें दवाइयाँ के रूप में, तो सारा साल का खर्चा जो दवाइयों का है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है एचएफ जर्सी गाय के ऊपर। तो वो उठा नहीं पाते लोग, गाय को ही बेचना पड़ता है। और गाय कमज़ोर हो जाती है दवाइयों से, लीवर टॉनिक फिर दो उसको, फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है सारा साल। और प्रेगनेंसी में भी वो हेल्पफुल नहीं है, नुकसान ही करती है दवाइयाँ। तो इसलिए हम सोचते हैं अब इस गाय को कम से कम दवाई में जब भी हमें बचत होती है। जीरो बजट जो खेती कहते हैं अभी, वो ये गाय भी जीरो बजट ही है। अगर अगर खुद का चारा हो तो हम इसमें सारा साल अगर दूध का रेट कम भी किसान को मिल रहा है तो वो उसको अफोर्ड कर सकता है और इसमें पैसे बचा सकता है। क्योंकि इसको अगर हम दाना खली चोकर महंगी होने की वजह से ना दें और खुद का हरा चारा मौसमी चारे पैदा कर लें, और 1 एकड़ में 8 गायें या 7 गायें रखें जो सारा साल के लिए चारा, तो वो बनिस्बत सस्ता पड़ेगा हमें और उसमें फायदा भी होगा। क्योंकि एक एकड़ की किसान छोटा किसान है, वो ज़्यादा ज़मीन से की छोड़ के खेती शहर की तरफ भाग रहा है। अगर वो 8 गायें पाल ले और उन 8 गायों से बछड़ियाँ भी तैयार करे, तो बछड़ी के रूप में भी इसमें एक इनकम है जो हम एक साल में नहीं लगा सकते, वो हमें 3 साल बाद पता लगेगी। क्योंकि लोग सोचते हैं अभी कॉस्ट हर साल कितनी हमें इनकम हुई, कितना मुनाफा हुआ, वो एक साल में पता नहीं लगेगा, वो 3 साल बाद पता लगेगा कि उस गाय की बछड़ी अगर 1 लाख की गाय है तो उसकी अगर अच्छा सीमन से सेक्स सीमन से बछड़ी तैयार करें तो 1.5 लाख रुपए तक की कीमत अच्छी गाय की अब हो चुकी है। तो वो बच्ची अगर उसको बच जाए और 8 गाय से वो सेक्स सीमन से 8 बच्चियां तैयार करे, तो वो ही उसका सारा खर्चा निकाल देंगे। वो ये नहीं भी पर डे मुझे कितना बचत हुआ, कितना खा गया, कितना मेरे को दूध बिका। तो वो अगर अपना बराबर भी हिसाब कर ले गाय को खिलाई पिलाई, अपना हरा चारा हो और खुद की लेबर हो, तो फिर उसको बहुत कम खर्चा आएगा डेयरी के ऊपर। जी। हाँ, क्योंकि देखेंगे कि बहुत सारी फार्म शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन उनका इनपुट और आउटपुट जो है बैलेंस ही नहीं हो पाता है, और उसको प्रोसीजर क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ जाता है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये था कि मतलब अभी जो है आपकी जो दूध उत्पादन की जो मुख्य जो लागतें हैं, जैसे कि आपने बताया कि चारा है, ठीक है। तो आप यदि कोई किसान डिप्लाई बताया है तो उन्हें आप अनुभव के आधार पे क्या बताना चाहिए, तो कैसे अपनी और काम कर हैं कि उनका जो डेयरी जो व्यवसाय है बेनिफिशियल हो जाए, लाभकारी सिद्ध हो उनके लिए? जो डेयरी का व्यवसाय है उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया साइलेज का। कई लोग कहते हैं कि हम हरा चारा नहीं मिल पाता, ये बात बिल्कुल सही है कि 2 महीने हरा चारा नहीं हो पाता, गर्मियों में भी सर्दी में भी। तो अगर हम साथ में साइलेज भी बढ़ाएं और मक्के का साइलेज, उसमें फीड कॉस्ट जो फीड की खर्चा है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें 20% मक्का ही होता है। साथ में वो फोडर का काम भी करेगा, और ड्राई फोडर जो भूसा है गेहूं का वो भी अवेलेबल नहीं होता लोगों को, बड़ा महंगा पड़ने लग गया क्योंकि मशीनों से कम बनता है भूसा पहले की तरह, दूर भी पड़ता है कईयों के सीजन में।
तो अगर साइलेज भी डाल लें तो उससे भी देसी गाय जो साहिवाल है तो 1 किलो 2 किलो दाने से ज़्यादा इसको जरूरत नहीं है अगर साइलेज और मिक्स किया जाए। तो वो भी इनपुट जो है इसकी हमारा जो पर डे का खर्चा है वो घटा देगा। तो वो भी एक बेनिफिट का काम है। चूंकि आपके पास दूध का टर्न प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा है, तो क्या आप किसी प्रकार के सहकारी समिति या किसी अन्य संगठन से भी जुड़े हैं जिससे आप आपको मतलब लाभ हुआ हो, या फिर भविष्य में कोई आपका विचार हो कि आप आगे जाके इस सहकारी समिति या संगठन से जुड़ेंगे? जो सहकारी समितियां हैं वो असल में भैंस के दूध के ऊपर दूध कीमत आधारित करती है। भैंसों का दूध में फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है और फैट को वो गुना करके उसका मिल्क का रेट निकालते हैं। तो अगर गायें लोग पालते हैं वो सहकारी समिति से डेयरी नहीं चल चल पाती, तो वो 35 रुपये दूध का रेट या 30 रुपये लेंगे। तो ऐसे तो कोई गाय का दूध उनको देता भी नहीं है। सिर्फ वो बफेलो दूध पे आधारित है उनका सारा सिस्टम। उनको जब ये A2 प्रोटीन की वैल्यू पता होगी या वो मार्केटिंग अलग करेंगे। इसमें थोड़ा अभी समय लगेगा। सरकार सोच तो रही है कि उसका सहकारी समिति अलग रेट निर्धारण करें, क्योंकि इसमें SNF जो है 9.5%, 9.2% SNF है और हाई क्वालिटी का प्रोटीन है। उसको वो भैंस में मिला के इकट्ठा करके बेचते हैं। फिर जब वो मार्केटिंग खुद करेंगे उनको जो सहकारी समिति को, तभी फायदा है इसमें, किसानों को भी है, क्योंकि हमें रेट अच्छा तभी निर्धारण होगा। क्योंकि भैंस का घी 500 रुपये बेचती है सोसाइटियाँ, वीटा मिल्क हो गया, जैसे आपका पारस हो गया, सरस हो गया। अगर गाय का घी 1500 रुपये तक भी लोगों अमूल के पास HF गाय का होगा या पतंजलि बेच रहा है गाय का, वो पता नहीं किस क्वालिटी का है, लेकिन अच्छी देसी गाय का दूध के साथ घी की बड़ी डिमांड है। तो किसान भाई अगर सोसाइटी को दूध ना दें और घी बनाएं, इकट्ठा करें, धीरे धीरे लोगों को तो इसकी पहुंच करें। और इसमें टॉलरेंस जो लैक्टोज है इसका, देसी गाय का, ये कोई भी इसको पिएगा तो इसमें उसका पेट का कोई समस्या नहीं आएगी हजम करने में। लोगों दूध पीना छोड़ दिया लोगों ने। तो इसकी मार्केटिंग तो हमें खुद करनी पड़ेगी और लोगों को बताना पड़ेगा कि हम A2 दूध कह के बेचें, ना कि सोसाइटी में फैट पे बेचें। वो फैट SNF में 35 रुपये लेते हैं तो लोग गाय रखना ही छोड़ गए। ये इसके समिति का या दूध का रेट अच्छा रहे। कोई भी अगर समिति बनाए, अगर किसान भाई अपने मिलके, हम FPO जैसे कि आजकल सरकार उसको दे रही है अनुदान, उस तरीके से खुद मार्केटिंग करें और समिति के रूप में इसकी प्रचार करें भी, ये देसी गाय का दूध है। तो 60-70 तो इसका मिनिमम कॉस्ट लोग देने को लिए तैयार है खरीदने के लिए देसी गाय। काफ़ी अंतर है 30-35 रुपये में और 70 रुपये में। इतने में वो फिर वायबल नहीं है उसको डेयरी को चलाना। जी। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था कि जब देखेंगे कि मार्केट में जो भी सहकारी समितियां, सहकारी संस्थाएं जो हैं, जैसे कि अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, और भी बहुत सारे, जो पारस जैसे आपने नाम लिया, तो अब जब जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो पशुपालकों को जो है, जो विशेष रूप से जो गाय पालन कर रहे हैं, उनको उनको बेचने में फायदा नहीं है, तो फिर ये मार्केट में कहाँ से सेल करती है इतनी सारी, मतलब गायों का भी दूध हो? नहीं, ये बिल्कुल डेयरी खत्म हो रही है, इसीलिए लोग कह रहे हैं अभी सिंथेटिक दूध बिक रहा है। ये कोई दूध के जो किसान है, जो राजस्थान के जो बेचारे जिनके पास डेयरी शेड नहीं है, कोई डेयरी का लोन नहीं है, वो चरवाहा के रूप में गाय 100 गाय चुराते फिरते हैं, वो लोग अमूल को कुछ दूध दे रहे हैं जिनका कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। वो खुद हाथ से उनकी औरतें दूध निकाल लेती है ना, उनके पास डेयरी का शेड है ना, वो खड़ चूरा चूरी डालते, वो सारा दिन गाय को चराते हैं। जितना 2 किलो दूध 4 किलो वो गाय देती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है उनका। वो इकट्ठा करके 40-50 किलो दूध एक टाइम का कर लेते हैं एक आदमी। तो वो डेयरी तो उसी रन के, उनका जो स्टार्टिंग है वो यही है कि खुला जंगल हो कहीं, जैसे राजस्थान में खुले जंगल है, हमारे यहाँ तो अब यूपी में, हरियाणा में जगह ही नहीं गाय को चराने के लिए। तो वो वाइबल है वहाँ जो अमूल खरीद रहा है दूध, राजस्थान या गुजरात का कुछ एरिया। अगर पशु को बांध के फीडिंग कर रहे हैं और उसको भूसा खरीद रहा है खड़ बिचौरी पर, तो वो 35 रुपये कोऑपरेटिव उसको कोई दूध नहीं दे रहा है। वो ये सब जो ठेकेदार हैं पता नहीं क्या दूध तैयार कर रहे हैं। यही एक समस्या बन गई है, दूध पीने वालों को भी अच्छा दूध नहीं मिल रहा है। और कोऑपरेटिव जो अपना रेट उसी से निर्धारण करते हैं कि हमें तो इसमें रेट में मिल रहा है, हम क्यों ज़्यादा दूध का रेट दें। तो ये डेयरी पे बड़ा संकट है, क्योंकि जो डेयरी सही करना चाहता है उसको गाय के, देसी गाय का खासकर, HF के साथ तो बिल्कुल मिलान नहीं होना चाहिए। जो HF गाय अमेरिकन जर्सी का दूध पैदा कर रहा है उसका भी वही रेट है कोऑपरेटिव का। किसी का भी मानक कोई निर्धारण नहीं है।
भी एक देसी गाय का A2 प्रोटीन है उसको, या अच्छी फैट है, या अच्छा SNF है, SNF का पैसा भी नहीं पूरा दे रहे वो। 7 जीरो पे उनका एक स्टैंडर्ड है कोऑपरेटिव का, वो सबको वो 32 रुपये रेट देते हैं, और इस गाय का 9.5 SNF है। SNF का पैसा, प्रोटीन जो ऐसी चीज है, ये अगर बच्चों को दी जाए, बूढ़ों को, बीमार को, हमें फैट तो हम सरसों के तेल, ऑयल से किसी से भी ले सकते हैं। फैट इतनी जरूरी नहीं है जितना प्रोटीन बच्चों के लिए समाज में दूध के रूप में हमें प्रोटीन की अच्छी क्वालिटी की जरूरत है, जो कि स्किम्ड मिल्क रूप में सबसे ज्यादा अमूल, मदर डेयरी का दूध बिकता भी इसका ही है। वो टोन्ड मिल्क जिसको बोलते हैं, उसमें फैट बिल्कुल नहीं होता, 0.6 फैट होता है। मार्केट में 80% दूध वो बिकता है। गाय का जो मार्केटिंग है, ये फेल इसी वजह से हो चुका है, क्योंकि हम प्रोटीन का रेट अच्छा नहीं दे रहे। प्रोटीन जो है, अगर हम उसकी क्वालिटी देखें और उसको, तो तभी किसान गाय के रूप में मुनाफा भी कमाएंगे, गाय को पालेंगे भी। ये समस्या है किसानों के लिए भी, और उपभोक्ता परेशान है, उनको अच्छा फिर प्रोटीन के रूप में वो कुछ मिक्सिंग कर रहा दूध मिलता है। जो पनीर है, दही है, उसमें भी अच्छी क्वालिटी का पाउडर नहीं तैयार हो पाता। प्लांटों में भी अच्छा दूध नहीं मिल रहा, अगर टेस्टिंग कराई जाए। ठेकेदार जो भी बीच में है, वो पता नहीं कहाँ से दूध खरीदते हैं, क्या करते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का जो दूध मार्केट में, कारण यही है कि हम प्रोटीन को समझ नहीं पा रहे हैं, अभी किसान को कैसे खरीदे उससे। क्योंकि सर देखेंगे पिछले कुछ सालों में, मतलब लगभग एक दो दशक में, ये चीज असली है, नकली है, शुद्ध है, अशुद्ध है, ये शब्द जो है काफी प्रचलन में आया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा एक आपसे सवाल है कि जो असली जो शुद्ध क्वालिटी जो होती है दूध की पहचान क्या होती है? दूध की जो असली शुद्ध क्वालिटी की जो पहचान, हमारे साइंटिस्ट NDRI में इन्होंने किट बनाई है। वो अलग अलग, अगर हम दूध की उसमें क्या, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दिया, जैसे कि आजकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड दूध या भी डालने लग गया। दूध में कई मिलावटें किसान तो करता नहीं, पैदा ना गायें करती। तो अच्छी क्वालिटी का दूध तो अगर हम खुद किसान से खरीदते हैं, उसके सामने लोग अपने सामने मिल्किंग कराते हैं। दूध पे विश्वास नहीं है लोगों को, खुद बाल्टी में से जब निकालता है तभी उसकी। लेकिन हमें उसकी पहचान के लिए भी अब जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उनसे ही हम पहचान सकते हैं दूध की क्वालिटी। क्या कि उसमें आप लोग रिफाइंड ऑयल की मिक्सिंग करते हैं, तो रिफाइंड ऑयल के भी किट हमारे NDRI ने तैयार किया, अभी इसमें कौन सा घी अलग से क्या फैट मिला दिया। प्रोटीन में एक माल्टोडेक्सट्रिन है, वो माल्टोडेक्सट्रिन के रूप में जो चावल का पाउडर है वो मिला रहे हैं। उसकी पहचान मैं टेस्ट से भी नहीं कर पाऊंगा ना कुछ। उसका भी एक उन्होंने अलग उसकी किट निकाली है, ताकि उसमें क्या क्या डाल दिया है। ये तो सरकार के थ्रू, अगर हम किसान इस पर कुछ नहीं कर सकते, किसान बेचारे बेचने के लिए, इसलिए भी अच्छे दूध भी सस्ता, क्योंकि जो बीच में लोग हैं वो गड़बड़ करते हैं। उपभोक्ताओं को भी किसानों से खरीदना चाहिए दूध, वो खरीदते भी हैं बेचारे, लेकिन नहीं सुबह सुबह जा पाते उनके पास, जहाँ डेयरियाँ दूर होगी शहरों से। तो इसलिए बिचौलिए जो है, वो थैलियाँ, जो थैली है, इसकी भी प्रिजर्वेटिव, एज इसमें प्रिजर्वेटिव, जैसे दही 6 महीने खराब नहीं होता। तो ये अमूल तो अपने स्टैंडर्ड सही रखता है, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां आ चुकी हैं, वो उनका पता नहीं क्या मानक है, कितने स्टैंडर्ड है। तो एक उपभोक्ता को ये कह रहा अभी मैं दूध को क्वालिटी बता दूंगा मुंह से या खाकर, ये बड़ा मुश्किल है। उसके लिए हमारे NDRI हर साल नए नए पैरामीटर से वो किट निकालते हैं, जिसमें ये पता लगे कि अब वो किसान, उन्होंने उपभोक्ताओं को देने भी शुरू कर दिया है। भी अगर कोई उपभोक्ता दूध को खरीद रहा है, उसको पता होना चाहिए इसमें क्या मिलावट है। तो वो उनके अलग अलग उन्होंने किट तैयार कर दी है, जो अवेलेबल है और सस्ते रेट पर है। हम भी कई बार चेक करते हैं कि इसमें दूध में हम किसी को दे रहे हैं, तो उसको बताते हैं भी आप अगर इसको चेक करना चाहो तो इस तरह करो, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीका ही है इसका। मैं कह दूँ भी मीठा लगेगा, वो खारा लगेगा या नमकीन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसको सरकारी तरीके से ही, जो हमारा संस्थान है ये अच्छा काम कर रहा है इस पे, और उससे काफ़ी लोग अब बचने भी लग गए हैं, क्योंकि दूध को टेस्ट करने लगे हैं लोग। जी। अ, सर, आपसे अगला सवाल ये था कि अभी आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो लगभग कितना है? हमारा जो है, जो गाय का दूध का टर्नओवर है, वो 1 करोड़ के ऊपर है, पर ईयर। और टोटल? टोटल जो गाय सेल करते हैं हमारा, जो उसका अलग, वो 1 करोड़ के करीब गाय का सेल का भी है। तो सेल परचेज हम गाय का जो, हर साल गाय भी हमारी तैयार होती रहती है, बिकती रहती है, उसका अलग है। कुछ हमारे जैसे
खाद है, कुछ कई रूप में हमारे को दूसरे भी उत्पाद हैं, वो भी चलते हैं साथ में इसके। 2 ठीक। करोड़ के करीब है। ठीक। सर आपके साथ राम सिंह जी जुड़े हैं। राम सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप रिसेंटली मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड जो आयोजित हुआ था MO5, जो पूसा IRI मेरा मैदान में हुआ था, उसमें आपने हिस्सा लिया था। तो उसमें आपको अवार्ड मिला था, तो उस अवार्ड को पाकर आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा जी, आपका इंतजाम भी बड़ा अच्छा था वहाँ, और काफ़ी किसानों को आपने प्रोत्साहन दिया इस अवार्ड से। इससे जागृति आती है, और जो आप ये क्या चैनल के माध्यम से जैसे आप किसानों की सेवा कर रहे हैं, इससे किसानों में जागृति आएगी। और जब किसान समझदार होगा और उसका मान सम्मान होगा तो वो काम करेगा। काम भी व्यक्ति पैसे के लिए भी करता है, धर्म के लिए भी लोग काम करते हैं, अर्थ के लिए भी करते हैं। धर्म अर्थ के लिए जो काम करता है तो उसकी इज्जत भी चाहते हैं आदमी। और जब आपने ये अच्छा, बहुत अच्छा लगा वहाँ हमारे को आके, बड़ा अच्छा इंतजाम था किसानों का। बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। अब आप लोग से मेरा आखिरी सवाल यही है आप दोनों से कि आप लोग पिछले 40 सालों से डेयरी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जो अपने अनुभव के आधार पे, जो कृषि यानी जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनको व्यवसाय को लेकर वो कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा तो ये मैसेज है कि जो HF जर्सी गाय है, इससे हम बिल्कुल बचें, क्योंकि ये एकदम शुरू में हमें बड़ा अच्छा लगता है, अभी 30 लीटर 25 लीटर दूध दे रही है, बड़ा इसका, क्योंकि भविष्य में हमने इसको पाल के बचे, हमने 10 साल पूरा इस पे काम किया है। इसको अब इसका ज़्यादा अगर हम एक गाय की उम्र का दूध लगाएं, साहिवाल जर्सी के मुकाबले दुगना बच्चे देती है। वो 6 बार 5 बार में बूढ़ी हो जाती है, ये 12 बार बच्चे देती है। और जब गर्मी पड़ती है, जब दूध की हमें क्रीम, आइसक्रीम, दही, लस्सी, छाछ, जो भी उत्पाद है अच्छे भी लगते हैं और जरूरत भी होती है, तब वो दूध नहीं दे पाती गर्मी में। इससे भी कम देती है, जितना ये 10 लीटर दे देगी तो वो 8 देगी। और उसका कंजप्शन जो फोडर है वो डबल है। अगर ये 5 किलो भूसा खाती है तो वो 10 खाएगी, अगर ये 10 किलो हरा चारा खाएगी तो 20 खाएगी। और इसकी बछड़ियाँ जो हम तैयार करेंगे 3 साल में, वो दुगना खा के तैयार होती है। तो ये हमारा अनुभव, अगर किसान भाई सब भाई समझें, अगर हम साहिवाल 3,000 लीटर की भी तैयार कर लें या 2500 लीटर भी दूध दे रही है वो, तो वो 4,000 5,000 वाली जर्सी अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इसमें फैट परसेंटेज और SNF वो भी उससे दुगनी है। और पर इसकी क्वालिटी, जो टेस्ट है दूध का, मीठा दूध लगता है, चाय भी अच्छी बनती है। कोई उपभोक्ता है उसको भी उसकी बीमारी तो, अगर A2 प्रोटीन का लोगों को पता नहीं, स्वर्ण का नहीं लोगों को पता, लेकिन टेस्ट में भी ये पता लग सकता है इसका, भाई ये साहिवाल का दूध है। भैंस से भी अच्छा दूध, इसका गाढ़ापन इसमें ज़्यादा है। और इस रख रखाव इसका जो है, गोबर उठाने में कोई बदबू नहीं आती, कोई इसके थोड़ा गोबर करती है, नल आना नहीं पड़ता। बिजली इतनी महंगी होगी, बिजली का खर्चा न, इसके ऊपर पानी का खर्चा नहीं है। अगर टोटल देख रेख रखें, सिर्फ इसकी नस्ल की कमी है हमारे यहाँ, अच्छी गाय नहीं मिलती, लोग ढूंढते फिरते हैं अच्छी देसी गाय। अगर हम तैयार करें, सरकार से अच्छे अनुदान पे सीमन तैयार करें, उसका मिले, बछड़ी वाला हो, तो यही गाय कामयाब है डेयरी के अंदर। इससे भी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो हम डर रहे हैं, अभी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो गर्मी का संकट जो अगर पड़ेगा तो भैंस और HF गाय उसके ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ गर्मी का संकट नहीं है। ये 45 डिग्री टेम्परेचर में भी बाहर रहेगी, दूध भी देगी, उसकी कोई नुकसान नहीं। कोई टिक्स जो फीवर है वो लाइलाज हो चुके हैं, जो चिचड़ बुखार है उसका कोई इलाज नहीं है, पशु धीरे धीरे सूख के मरता है उसमें, किसान पे 2 साल खड़ी रहेगी गाय, ना बच्चा देगी ना कुछ। ये कोई भी इसमें बीमारी नहीं है, इसी को बचाएं और इसी से हमें डेयरी बचेगी। जी। अ, अच्छा, आपसे एक सवाल मेरा स्किप हो गया था कि आप जो है, अगर कोई गाय जो है पहली ब्यात में है या फिर पहली ब्यात के योग्य है, तो आप लोग साहिवाल नस्ल की गाय कितने रुपए में आप लोग सेल करते हैं? जो अच्छी प्योर साहिवाल, उसका कीमत 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में है, उससे कम की हम सेल नहीं करते। और जिसकी फर्स्ट ब्यात में, वो चाहे दूध 10 लीटर भी दे, उसका तीसरी चौथी बार बच्चा देने तक दूध बढ़ता ही रहता है इसका, इसकी कीमत कम नहीं जी। होती, बढ़ेगी। अगर दूसरी बार है तो फिर उसकी कीमत और ज़्यादा, तीसरी में और, मतलब 4-5 माह तक इसकी कीमत बढ़ती है। जी।
इस चर्चा को मैं सर अब यही समाप्त कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हमसे जुड़े, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमसे बात करके अच्छा लगा होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही कृषि ज्ञान से जुड़े रहेंगे आप लोग, और डेयरी संबंधी जो भी लाभकारी जानकारी है, जो कृषि ज्ञान के जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उन तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को यही समाप्त कर रहा हूँ। राम सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।